तमाम स्टूडेंट्स को आज के लेसन नंबर 22 यानी लेसियोने 22 में खुशामदीद। आज इस लेसन में हम समझेंगे आर्टिकोली इंडेटर्मिनेटिव। हम पिछले लेसन में आर्टिकोली डिटर्मिनेटिव को तफसील से समझ चुके हैं और आर्टिकोली इंडिटर्मिनेटिव जो कि हम आज तफसील से पढ़ेंगे, हम इसे भी थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि दरअसल ये होती क्या है और किन हालात में इस्तेमाल होती है। आज हम आर्टिकोली इंडिटर्मिनेटिव के जो चार आर्टिकोली होते हैं, उन, उनो, ऊना, ऊन अपोस्ट्रोफो, हम इन चारों को अलग अलग समझेंगे कि कौन सा वाला कब इस्तेमाल होता है। हमें ये तो पता है कि आर्टिकोली इंडिटर्मिनेटिव किन हालात में इस्तेमाल होती है, लेकिन हर एक को किस जगह इस्तेमाल करना है हमने ये समझना है। इनको अलग अलग समझाने से पहले मैं फिर भी एक दफा शॉर्टली मुख्तसरन रिपीट करता चलूं कि आर्टिकोली इंडिटर्मिनेटिव होती क्या है। देखें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब भी कभी हम किसी अहम, खास, मालूम, मशहूर चीज की बात कर रहे हों तो वहां आर्टिकोली डिटर्मिनेटिव का इस्तेमाल होता है, जो कि सात थी जो हम पहले पढ़ चुके। जब कभी हम किसी गैर अहम, गैर खास, नामालूम चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फिर उन अल्फाज से पहले हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिकोली इंडिटर्मिनेटिव, जो कि ये चार होती है। मिसाल, दामी इल लिब्रो। अब देखें, यहां इल आया, इल लिब्रो, आर्टिकोलो डिटर्मिनेटिव। आप दामी इल लिब्रो कब कहेंगे? फर्ज करें आपने मुझे एक किताब दी, ठीक है, कि आप इसे पढ़ लें, मैं कल आके ले जाऊंगा। आप कल आए, मुझसे मिले, आपने कहा आमिर दामी इल लिब्रो। अब आपने क्यों कहा दामी इल लिब्रो? आपने आर्टिकोलो डिटर्मिनेटिव का इस्तेमाल क्यों किया लिब्रो से पहले? क्योंकि अब किताब मालूम है, क्योंकि जाहिर है आप जो आपने कल कहा था कि मैं कल किताब लेने आऊंगा, अब मुझे पता है आप किस किताब की बात कर रहे हैं, आपको भी पता है कि आप किस किताब की बात कर रहे हैं। किताब मखसूस मालूम है, किताब का पता है, ठीक है। तो चूंकि किताब मालूम है, पता है, तो इसलिए आप इस्तेमाल करेंगे दामी इल लिब्रो। आप आके ये नहीं कहेंगे दामी उन लिब्रो, ठीक है। लेकिन दामी उन लिब्रो, अब ये आप कब कब कहेंगे, यानी ऊन कब लगेगा लिब्रो से पहले? फर्ज करें मैं आपको कहूं कि आप इटालियन की रीडिंग किया करें, इटालियन की किताबों की रीडिंग किया करें, इससे आपकी जो रीडिंग है, रीडिंग एबिलिटीज इंप्रूव होंगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी अगर आप इटालियन की रीडिंग करेंगे, इटालियन किताबों को पढ़ेंगे। तो आप मुझे कहते हो दामी उन लिब्रो, मेरे पास पीछे अलमारी है, 50 किताबें हैं इटालियन की, तो आप कहते हैं दामी उन लिब्रो। अब आपने क्यों कहा दामी उन लिब्रो? क्योंकि अब यहाँ उन 50 किताबों में से जरूरी नहीं है कि मैं आपको कौन सी किताब दूं, और मुझे भी नहीं पता आप स्पेसिफिकली किस किताब की बात कर रहे हैं। क्योंकि अब जो आपने कहा उन लिब्रो, इसका मतलब आप किसी खास, अहम, मालूम किताब की बात नहीं कर रहे, आप जनरली कह रहे हैं कि एक किताब दे दो ताकि मैं रीडिंग करके अपनी रीडिंग की सलाहियतों को इंप्रूव कर सकूं। इसी तरह दामी लो जाइनो। अब मिसाल, हम दो दोस्त हैं, घर में रहते हैं, घर में मेरा एक बैग है जो मैं कंधे पे पहनता हूँ, उसे जाइनो कहते हैं। अब वो उस कमरे में पड़ा है, मैं निकलने लगा, मैं अपने दोस्त से कहता हूँ जो मेरे साथ रहता है कि दाम मिलो जाइनो। अब मैंने क्यों लो यानी आर्टिकुलो डिटर्मिनेटिव का इस्तेमाल किया? क्योंकि अब उसे भी पता है कि घर में जो पीछे कंधे पे पहनने वाला बैग है वो मेरा है, उसने भी देखा है, एक ही है, दोनों को मालूम है। तो अगर मैं उसको जाते हुए कहता हूँ दाम मिलो जाइनो, अब मैं लो आर्टिकुलो डिटर्मिनेटिव जाइनो से पहले इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मालूम बैग है, उसे भी पता है, मुझे भी पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दामी उनो जाइनो, ये क्यों? उनो क्यों लगा आर्टिकुलो इंडिटर्मिनेटिवो? ये तब होगा जब मैं एक दुकान पे जाता हूं, मैं उसे कहता हूं कि दामी उनो जाइनो। अब अगर मैं ये कहता हूं तो मेरा मतलब है कि कोई भी एक बैग दे दो कंधे पे पहनने वाला,
मैं उसे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देता कि किस तरह का हो, क्या मैं कहता हूँ दामी उनो जाइनो, या मैं दुकान पे जाके कहता हूँ vorrei comprare uno zaino, vorrei comprare uno zaino, यानी मैं एक बैग खरीदना चाहता हूँ। अब यहाँ मैं uno zaino क्यों कहूंगा, क्योंकि जिस बैग की मैं बात कर रहा हूँ वो ना खास है, ना मखसूस है, ना अहम है, ना मशहूर है। कोई सा भी बैग पसंद आ गया मैं ले लूंगा। इसी तरह दामी ला पहनना, फर्ज करें हम टेबल पर बैठे हैं, पेन आपके करीब पड़ा है, अब मुझे कुछ लिखने की जरूरत पेश आई, ठीक है, दोनों को पता है कि ये एक पेन है टेबल पे और वो आपके करीब पड़ा है, तो मैं आपको कहूंगा दामी ला पहनना, दामी ला पहनना, ला आर्टिकोलो determinativo का इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि पेन सामने पड़ा है, मुझे पता है कि आपको भी पता है कि मैं किस पेन की बात कर रहा हूं, मुझे भी पता है, तो मैं आपसे कहूंगा दामी ला पहनना, ठीक है। दामी ऊना पहनना, अब आप दुकान गए, आपने पेन खरीदना है, आपने दुकानदार को कहा दामी ऊना पहनना, वो रही comprare ऊना पहनना। अब आप क्यों ऊना इस्तेमाल करोगे, क्योंकि अब आप आप कोई खास या मखसूस पेन की बात नहीं कर रहे, कोई सा भी वो उठा के दे देगा आपको, उसके पास 100 पड़े, वो 100 में से कोई सा भी उठा के दे देगा, आप ले लोगे। आपका गर्ज एक पेन से जिससे आप लिख सकें, कोई खास पेन नहीं है। लेकिन अगर आप मैं टेबल पे अपने दोस्त के साथ बैठे और सामने एक पेन पड़ा है, तो यहाँ मालूम पेन की बात हो रही है, ठीक है। तो मालूम, मशहूर, खास चीजों के लिए आर्टिकोली डिटर्मिनेटिवी, और गैर मालूम, गैर मशहूर, आम चीजों के लिए आर्टिकोली इंडिटर्मिनेटिवी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आर्टिकोली इंडिटर्मिनेटिवी जो 4 होती है एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं ऊन। ऊन कब इस्तेमाल होता है? मुजक्कर वाहिद अल्फाज से पहले, यानी वो अल्फाज जो मुजक्कर हो, यानी मर्दाना हो, मेल हो, मैस्कुलिन हो, वाहिद यानी सिंगुलर हो, यानी मुजक्कर हो, वाहिद हो, उन अल्फाज से पहले, और जो शुरू होते हो किसी भी कॉन्सोनांटे से, लेकिन एस से पी कॉन्सोनांटे से ना शुरू होते, ठीक है। यानी मुजक्कर वाहिद अल्फाज से पहले जो शुरू होते हो कॉन्सोनांटे से, लेकिन एस से पी कॉन्सोनांटे से ना शुरू होते, यानी ऐसे अल्फाज से पहले ऊन नहीं लगेगा जो एस से शुरू होते हो, एस से और उसके बाद एक और कॉन्सोनांटे भी आता हो, यानी डबल कॉन्सोनांटे हो जाए, तो उनसे पहले आप ऊन नहीं लगाओगे। बाकी किसी भी कॉन्सोनांटे से शुरू होता हो तो आप ऊन लगाएंगे। मिसाल, un fiore, un cane, un libro, un topo, un fazzoletto, un tappeto, ठीक है। अब ये सारे अल्फाज जो हैं वाहिद हैं, मुजक्कर हैं, और एस से पी कॉन्सोनांटे से नहीं शुरू हो रहा है, तो हम इनसे पहले ऊन लगा रहे हैं। अब ऊनों का इस्तेमाल होता है। देखें यहां पर आपकी तवज्जो बहुत अहम है, इस पॉइंट को बड़ी गहराई से समझना है और मुकम्मल तवज्जो के साथ समझना है, क्योंकि ये जो एक पॉइंट मैं बनाने जा रहा हूं इस 30 सेकंड 1 मिनट में, ये बहुत सी चीजें आपके आगे वाज़ेह करेगा। ऊनो जो है हम इसी तरह मुजक्कर वाहिद अल्फाज, मुजक्कर वाहिद यानी ये दोनों मुजक्कर वाहिद, यानी मैस्कुलिन सिंगुलर, मुजक्कर वाहिद यानी मर्दाना और अकेले एक चीज जो होती है वाहिद, उनसे पहले, दोनों उनसे पहले, ऊनो ऊनो भी ऊन भी दोनों ही उन अल्फाज के साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऊनो जो है मुजक्कर वाहिद अल्फाज से पहले जो शुरू होते हो एस से प्यू कॉन्सोनांट। यहाँ क्या था, जो एस से प्यू कॉन्सोनांट से शुरू होते उनके आगे ऊन नहीं आता, लेकिन ऊनो उन अल्फाज से पहले आता है जो एस से प्यू कॉन्सोनांट से शुरू होते हो, या जेटा, एक्स, पी एन ए, पी एस से जी एन ए। अब अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करें या दोबारा जाके देखें पिछला लेसन जिसमें मैंने आपको आर्टिकोलो इल और लो समझाए थे, आर्टिकोली डिटर्मिनेटिव में जब मैंने आपको इल और लो समझाया था, सेम लॉजिक तकरीबन यहां अप्लाई होती है ऊन और ऊनो में। यानी मेन मुद्दा तो वही रहेगा कि जब आप किसी गैर आम, गैर मशहूर चीजों के बारे में, आम चीजों के बारे में बात कर रहे हो, जब आम गैर मशहूर नामालूम चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हो तो आर्टिकोली इंडिटर्मिनेटिव इस्तेमाल होंगी। मशहूर खास अहम चीज़ों के लिए डिटर्मिनेटिव वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो फार्मूला मैंने आपको आर्टिकोली डिटर्मिनेटिव में समझाया था इल और लो के दरमियान, यानी कहाँ इल लगेगा कहाँ लो लगेगा, उसी फार्मूले के तहत ऊन और ऊनो चलते हैं।
तो यानी अगर आप किसी गैर अहम आम चीजों की बात कर रहे हैं और वहां ऊन लग रहा है तो देता अहम और खास चीजों के लिए इल लगेगा, ठीक है। लेकिन जिन वजूहात पर आप इल की जगह लो इस्तेमाल करते हो, आप पीछे जाके देख लेना, उन्हीं वजूहात पर आपने ऊन की जगह ऊनों को इस्तेमाल करना है। अगर आप उन दो को समझ गए तो ये दोनों आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। दोनों ही वाहिद मुजक्कर अल्फाज से पहले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऊन जो है एस से प्यू कॉन्सोनांटे से शुरू होने वाले अल्फाज से पहले नहीं इस्तेमाल होता, जबकि ऊनो इस्तेमाल ही एस से प्यू कॉन्सोनांटे से शुरू होने वाले अल्फाज और जो अल्फाज जेटा, एक्स, पी एन ए, पी एस, जी एन से शुरू होते हैं वहां ऊनो लगता है। क्यों ऐसा होता है? दोनों ही मुजक्कर वाहिद हैं, तो फिर चंद मुजक्कर वाहिद से पहले ऊन, चंद मुजक्कर वाहिद से पहले ऊनो क्यों? मैं पहले भी समझा चुका हूँ आर्टिकुली डिटर्मिनेटिव में भी यही मसला है कि साउंड की जो फ्लुएंसी है, रवानी है, जो बातचीत की रवानी को, लफ्जों की रवानी को बरकरार रखने के लिए, उसकी खूबसूरती और सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए जो है इसे इस तरह किया जाता है। क्योंकि इटालियन लोग दो से ज्यादा कॉन्सोनांटी इन सीक्वेंस, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तीन कॉन्सोनांटी फिर आवाज साउंड को हार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इटालियन लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। अगर दो कॉन्सोनांटी आ रहे हैं तो यानी लाइन से वो तीन कॉन्सोनांटी अवॉइड करते हैं ताकि उनकी वो जो लैंग्वेज है सॉफ्ट रहे। आप अगर नोट करेंगे तो इटालियन जबान में जो भी लफ्ज लिखा जा रहा होता है वहां पे एक कॉन्सोनांटे एक वोकाले, एक कॉन्सोनांटे एक वोकाले होता है, ठीक है। कुछ लफ्ज होते हैं जहां फिर एक कॉन्सोनांटे दो वोकाली या दो कॉन्सोनांटी एक वोकाले, लेकिन तीन कॉन्सोनांटे ये बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अगर गैर मुल्की अल्फाज हो उनमें हो जाता है, लेकिन इटालियन लोगों में जो है इक्का दुक्का ही लफ्ज होते हैं जहां पे तीन कॉन्सोनांटे आ रहे होते हैं, चार तो आते ही नहीं है। तो ये जो कॉन्सोनांटे की तादाद को मैनेज करने के लिए, ताकि साउंड नरम रहे, सॉफ्ट रहे, उसके लिए ये लोग फिर ऊनो ऊन की जगह इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्फाज जब इन जेता से शुरू होते हैं, जेता अपने आप में डबल साउंड देता है, इक्स भारी साउंड देता है अपने आप में, ठीक है। यानी ए आ और एस से इक्स एक भारी सा साउंड देता है, ठीक है। दो तीन कॉन्सोनांटे का साउंड इक्स में और जेता में होता है, इसलिए इनसे भी पहले वो उनो लगाते हैं। पी एन ने क्योंकि पहले ही दो कॉन्सोनांटे हैं, साउंड भी भारी होते हैं, इसी तरह इनमें। अब यहां मैं आपको जरा डिटेल से समझाऊं मिसाल में। स्कांदलो, अब स्कांदलो लफ्ज है इटालियन जबान का। अब यहां हम ऊन क्यों नहीं लगाएंगे? अगर हम यहाँ ऊन लगाएंगे यानी ओ हटा दें तो एन ने खुद कॉन्सोनांटे है, ठीक है। फिर एस से भी कॉन्सोनांटे हो जाएगा, फिर ची भी कॉन्सोनांटे हो जाएगा, तो तीन कॉन्सोनांटे लाइन से हो जाएंगे। तो ये चीज उनको पसंद नहीं। वो कहते हैं यार दो बहुत है, कोशिश इनकी होती है कि दो ही रखे जाए। तो यहाँ वो क्या करेंगे, फिर आर्टिकल ऊन की जगह ऊनो लगा देंगे। तो ऊनो से क्या होगा कि ऊनो स्कांदोलो। अब क्या हुआ, एक वोकाले आ गया ऊ, एक कॉन्सोनांटे आ गया एन, फिर एक वोकाले आ गया ओ, फिर दो कॉन्सोनांटे आ गए एस से ची, फिर एक वोकाले आ गया आ, फिर दो कॉन्सोनांटे आ गए एन ने दी, फिर एक वोकाले आ गया आ, फिर एक कॉन्सोनांटे आ गया एल, फिर एक। तो यानी कि वो जो वोकाली और कॉन्सोनांटे का जो मिक्सचर है उसे बैलेंस रखने के लिए सिर्फ ये ऊन से ऊनो बनता है और कोई साइंस इसमें नहीं है, ठीक है। ऊनो जियो, चूंकि जेड भारी साउंड देता है, दो कॉन्सोनांटी का साउंड देता है, तो इससे पहले भी ऊनो लगाते हैं। ऊनो जुक्केरो, यहाँ पर भी जेड है इसलिए ऊनो आएगा, ऊन नहीं आएगा। ऊनो जाइनो, ऊनो प्नेउमाटिको, अब यहाँ प्नेउमाटिको दो कॉन्सोनांटे से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर भी ऊनो। इसी तरह ऊनो प्सिकोलोगो। तो सिर्फ साउंड मेंटेनेंस के लिए जो लफ्ज भारी साउंड से या शुरू ही दो कॉन्सोनांटे से हो रहे हों या तीन कॉन्सोनांटे से हो रहे हो, तो वहां फिर ये उनकी जगह ऊनो लगाते हैं, एक वोकाले का इजाफा करते हैं ताकि वो जो एवरेज है बरकरार रहे इटालियन जबान की। इसी तरह फिर हमारे पास होता है तीसरा ऊना। ऊना जो है वाहिद मोन्नस अल्फाज से पहले इस्तेमाल होता है जो कि कॉन्सोनांटे से शुरू होते हों, या ई या
इप्सिलोन प्यू वोकाले, लेकिन आप ई और इप्सिलोन प्यू वोकाले को छोड़ दें, आप इसकी डिटेल में ना जाएं, क्योंकि ये यूज 1% होते हैं और कंफ्यूजन 85% क्रिएट करते हैं। आप इसे हटा दें, ये चंद एक अल्फाज भी होते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। आप ऊना को इस्तेमाल करने के लिए सिंपल सा फार्मूला ज़हन में रखें, वाहिद मोन्नस अल्फाज से पहले, यानी जो सिंगुलर हो और फेमिनेंट हो, वाहिद मोन्नस अल्फाज से पहले, सिंगुलर और फेमिनेंट वर्ड से पहले, जो कि किसी भी कॉन्सोनांते से यानी कॉन्सोनेंट से शुरू, यानी वोकाले से ना शुरू होते हो, कॉन्सोनांते से शुरू होते हो, किसी भी कॉन्सोनांते से शुरू होते हो और वो हो सिंगुलर एंड फेमिनेंट, ठीक है, उनसे पहले आपने उना का इस्तेमाल करना है। मिसाल, उना काजा, उना पोल्ट्रोना, उना दोन्ना, उना तात्सा। अब फेमिनिन लफ्ज कौन से हैं, उनकी पहचान क्या है? 80% ऑफ द टाइम जो भी फेमिनिन लफ्ज होगा वो आखिर में आ पे खत्म होगा। मैं हम सिंगुलर, प्लूरल और मुजक्कर मोनस जो हमने किए थे, मास्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, प्लूरल, उसमें हम ये समझ चुके हैं। तो उना काजा, उना पोल्ट्रोना, उना दोन्ना, उना तात्सा। इसी तरह फिर होता है उन अपोस्ट्रोफो, ये जो निशान होता है इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफो। उन अपोस्ट्रोफो ये कब इस्तेमाल होता है? ये फेमिनिन सिंगुलर यानी जनाना और अकेले यानी मोन्नस और वाहिद अल्फाज से पहले, जो कि वोकाले से शुरू होते हो, यानी कि जो भी वर्ड फेमिनेंट हो और सिंगुलर हो और वो शुरू होते हो वोकाले से यानी वोवेल से, तो उनसे पहले उन अपोस्ट्रोफ लगाया जाता है, ताकि दो वोविल्स आ जाते हैं तो वो साउंड खराब होता है इनका। तो साउंड को मेंटेन करने के लिए दो वोविल को एक साथ ना लिखने के लिए अवॉइड किया जाता है, यानी हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती है कि दो वोविल ना लिखा जाए। चंद एक एग्जाम्पशंस होती हैं, वो मजबूरी होती है, लेकिन नॉर्मली इनकी कोशिश होती है कि दो वोविल्स को, यानी कि अगर एक किसी आर्टिकलों में, खसूसन मैं लफ्जों की बात नहीं कर रहा, अगर एक आर्टिकलों में जो है एक वोकाले आ रहा है एंड पे, ठीक है, जैसे लो या ही या ऊना, तो फिर और लफ्ज भी वोकाले से शुरू हो रहे हैं तो फिर दो वोकाली आ जाते हैं, तो साउंड डिस्टर्ब होता है, इसलिए ये उन अपोस्ट्रोफो का फिर इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये सेम चीज है जैसे यहाँ है वाहिद मोन्नस, लेकिन यहाँ शर्त यह है कि वो लफ्ज वोकाले यानी वोविल्स से शुरू होता हो, यानी वो जो 5 मैंने आपको बताए थे, आ, ए, ई, ओ, ऊ, अगर उनसे शुरू होता है तो फिर आप उना पोस्टोफो लगाएंगे। जैसे कि अब अमीका जो है ये सिंगुलर है और फेमिनिन है, यानी वाहिद मोन्नस अल्फाज है अमीका, इससे पहले आप लगाएंगे, और ये देखो वोकाले से शुरू हो रहा है आ से, तो इससे पहले ये लगा देते हैं उना पोस्टोफो, क्योंकि उना लगाएंगे तो उना अमीका डबल ए दो वोकाली आ जाएंगे, तो इसलिए वो एक वोकाले को लिखते नहीं है। स्पोकन इटालियन में इतना फर्क नहीं पड़ता उना अमीका, अगर आप बोल रहे हैं या कोई आपसे बोल रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसने ऊन इस्तेमाल किया या ऊना इस्तेमाल किया। लेकिन ये रिटिंग के लिए, रिटिन इटालियन के लिए, क्योंकि अक्सर वक़्त आप पढ़ें या आपको लिखना पड़े तो आपको पता हो कि लिखते वक्त आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि दो वोकाली जब आ जाए वो उन लफ्ज़ों के बीच जो फेमिनिन हो, सिंगुलर हो और वोविल से शुरू होते हो यानी वोकाले से, तो फिर आप उन अपोस्ट्रोफो लगाएंगे, एक वोविल को हटा देंगे, पढ़ते वक्त सेम रहता है। तो ये सिर्फ राइटिंग के लिए बहुत अहम है। उन ईजोला, अब ईजोला वकाले से शुरू हो रहा है इसलिए हम ऊना का एक वो हटा देते हैं, अपोस्ट्रोफ लग जाता है, ऊन अपोस्ट्रोफ ईजोला। उनूंगिया, उनोम्ब्रा, उनानिमा, उनिदेया। तो सिर्फ ये बात याद रखें कि आर्टिकोली डिटर्मिनेटिवी जो है वो खास अहम मशहूर चीज़ों से पहले और आर्टिकोली इनडिटर्मिनेटिवी आम नामालूम गैर अहम चीज़ों से पहले इस्तेमाल की जाती हैं, और फिर इनके अपने ज़ात में अलग अलग इस्तेमालात होते हैं। देखें, आर्टिकोली अपने आप में इतना गहरा सब्जेक्ट है कि बहुत से इटालियन गलत आर्टिकलों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। ये नहीं समझना कि यार मुझे ये 30% समझ आए हैं, मुझे 40% समझ आए, मुझे 50% समझ आए। देखिए, अगर तो एक लेसन से 4-5 लेसन से आपको 30 to 40% आइडिया हो गया कि आर्टिकुली क्या होती है,
तो इट्स फार मोर देन इनफ। ये बेइंतहा बेहतरीन बात है कि आपको 30 to 40% अंदाजा हो जाए कि ये आर्टिकुली क्या होती है, किस तरह इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये जो लेसन है ये आपको बेस देते हैं। ये जो आप लिसनिंग एक्सरसाइज करेंगे उसके साथ भी इम्प्रूवमेंट आएगी, और जैसे जैसे हम कोर्स में आगे जाते रहेंगे उसके साथ भी इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, क्योंकि आगे जब हम मजीद दियालोगी करेंगे, उन दियालोगों में आप नोट करोगे कि ये सारे आर्टिकल इस्तेमाल होंगे, तो आप रिफ्लेक्ट बैक होगे, उससे भी आपकी प्रैक्टिस होगी। जो लिसनिंग एक्सरसाइजेस है उससे भी आपकी प्रैक्टिस होगी। इन फ्यूचर में आपको और भी एक्सरसाइजेस दूंगा रीडिंग के हवाले से, उसमें भी आपकी प्रैक्टिस होगी। और कोशिश किया करें कि अपने आप को माहौल के साथ इंगेज किया करें, लोगों से भी बात किया करें, और इटालियन लोग जो बात कर रहे होते हैं उनसे बात करने की कोशिश किया करें। मकसद कहने का ये है कि फ्रॉम द लेसन से नॉर्मली जो लोगों को आइडिया होता है वो 4-5 लेसन में 5% 10% ही होता है। अगर आपको 30% आप समझते हैं कि आपको आइडिया हो गया है कि आर्टिकोली प्रेपोजिशनी ये क्या है, डिटर्मिनेटिव इनडिटर्मिनेटिव कौन सा कब इस्तेमाल होता है, तो दिस इज वेरी गुड बेस। ये बहुत बेहतरीन बुनियाद है आपकी, जिसका मतलब है कि आप बहुत जल्द इस पर फुली कमांड हासिल कर लोगे। तो मायूस नहीं होना अगर आपको 30% समझ आ रहा है। 30% बहुत ज्यादा है जो आपको समझ आ गया, क्योंकि ये जैसे जैसे हमारे लेसन आगे जाते रहेंगे प्रैक्टिस के साथ साथ ये और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद अगले लेसन में हम समझेंगे प्रेपोजिशनी कॉन्ट्राते या प्रेपोजिशनी आर्टिकल आते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।